इस लेक्चर में हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट across the plasma membrane। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट लेक्चर में, कि पैसिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट है, यानी यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट विदाउट एनर्जी कंजप्शन होता है। यानी कोई भी हो, चाहे वो आपका डिफ्यूजन हो, चाहे वो ऑस्मोसिस हो, चाहे वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, तीनों ही टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इसका मतलब इन तीनों प्रोसेस में एट एनी कॉस्ट कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी इनमें एटीपी या एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी, क्योंकि ये टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट है। एंड जो डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब मूवमेंट है वो क्या होगा, हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये बात अगर इतना कॉन्सेप्ट आप अगर अपने दिमाग में रखते हो कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रहा है, तो कभी भी एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी, तो वो क्या होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और ये तीनों में होगा, चाहे वो डिफ्यूजन हो, चाहे ऑस्मोसिस हो, चाहे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल from higher concentration to movement of molecule from higher concentration to lower concentration is called पैसिव ट्रांसपोर्ट। As it takes place along the concentration gradient, along the concentration gradient energy is not consumed in this process। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, osmosis and facilitated diffusion। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, डिफ्यूजन। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया वो ध्यान रखना है। डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब जो भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। movement of molecule, movement of solute molecules, ions, etc. from higher concentration to lower concentration with or without semi-permeable membrane। semi-permeable membrane, अगर हम जनरली बात करें बायोलॉजिकल सिस्टम पे, तो वहां पर हमेशा सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो कि
प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ बिहेव करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन बिहेव करती है फॉर द मॉलिक्यूल। जैसे सपोज मैंने आपको बताया ही था एग्जांपल कि ये सेल है, मान लीजिए यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इस सेल के अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आना चाह रहा है, तो वो आएगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ऑब्वियसली ज्यादा होगा और यहाँ पर कम होगा, लेकिन इसको क्रॉस किसको करना पड़ेगा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। इस वजह से हम यहाँ पर वर्ड क्या यूज करते हैं, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। लेकिन दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें डिफ्यूजन का, इन जनरल अगर देखें, सपोज आपने गैस जो आपका रूम फ्रेशनर है यहाँ पर स्प्रे किया, उसके बाद उसके मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे पूरे कमरे में क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। क्या कोई मेम्ब्रेन हमें इस कमरे में दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो जा रहा है। तो विदाउट सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन भी गैसेस मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, और विद द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन भी। तो इस वजह से हमें ये बात लिखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर, गैसियस मॉलिक्यूल सेल के अंदर, ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या होते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स चाहे वो आपका हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल हो या फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल हो, गैसियस मॉलिक्यूल हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, सारे मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया गैसियस एक्सचेंज, across the plasma membrane। इसका एग्जांपल आप कहाँ पे देख सकते हो, रेस्पिरेशन होता है, आपको पता है रेस्पिरेशन के टाइम पर हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीजन को जब हम लोग अंदर लेते हैं तो वो ऑक्सीजन जाती कहाँ पर, लंग्स से, और लंग्स से वो कहाँ पर जाती, ब्लड में। तो लंग्स से ब्लड में जब ये जाती है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, जो लंग्स में सेल्स पाई जाती दैट इज एल्वेलाई, एंड वो सप्लाइड होती है ब्लड वेसल से, तो ये किसको क्रॉस करके यहाँ पर आ रहा है। तो जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसी तरीके से ब्लड से फिर वो कहाँ पर जाता है, सेल्स में जाता है। तो सेल्स में जब जा रहा है तब भी वो ब्लड से सेल्स में जा रहा है, तभी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है और डिफ्यूज होके जा रहा है। इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि गैसियस एक्सचेंज जो है वो कैसा है, डिफ्यूजिव प्रॉपर्टी है। इन जनरल अगर हमें याद रखना है तो हमें ये यहाँ पर समझ सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल हो, हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, यानी हम सेल बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, जितने भी सेल हैं यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो गैसियस एक्सचेंज हो या फिर इसके अलावा गैसियस एक्सचेंज के अलावा हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, ये आपका किसके, डिफ्यूजन प्रोसेस, यहाँ पर डिफ्यूजिव प्रिंसिपल का काम कर रहा है। इसी तरीके से वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर कर रहे हैं तो वहां पर भी क्या होगा, डिफ्यूजिव प्रिंसिपल काम करेगा। तो ये चीज आपकी यहाँ पर होती है। इसके अलावा अगर इन जनरल हमें एग्जांपल्स देखने हैं, इन जनरल मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग रूम फ्रेशनर यहाँ पर स्प्रे करते हैं तो पूरे मॉलिक्यूल, वहां पर खड़ा हुआ अगर कोई इंसान है तब भी वो स्मेल कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि उस गैसियस मॉलिक्यूल वहां तक क्या हो गए, पहुंच गए। ठीक है, ये डिफ्यूजन हो गया। इसके अलावा हमारा दूसरा क्या है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस देखते हैं हम लोग। ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन व्हिच अकर इन लिक्विड फेज। ऑस्मोसिस क्या है, टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, लेकिन जो किसमें हो, लिक्विड फेज में हो, हम उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस। डिफ्यूज ही हो रहे हैं मॉलिक्यूल, लेकिन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में अगर हो रहा है तो हम उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। मूवमेंट ऑफ, या यहां पर इससे पहले हम ये लिख लेते हैं, ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन which occur in liquid phase, which occur in liquid phase। ठीक है, डिफिनीशन की बात करें अगर हम, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, और आपको पता है जो प्योर सॉल्वेंट होता है यहाँ पर मोस्टली वाटर होता है, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू
its lower concentration. Its lower concentration. Movements of solvent from its higher concentration to its lower concentration through a semi-permeable membrane. It is necessary for the osmosis through a semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane is called osmosis. Movement of solvent, that is water, from its higher concentration to its lower concentration through a semi-permeable membrane is called osmosis. क्लियर हुआ आपको? अब आपको मैंने बताया कि सेल्स में जब भी वाटर मूव करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो हम वो है तो डिफ्यूजन ही, लेकिन वाटर का मूवमेंट है, सॉल्वेंट का मूवमेंट है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे। हम उसे डिफ्यूजन नहीं बोल सकते। जैसे हम लोग बोलते हैं कि वाटर, जो प्लांट सेल्स हैं वो क्या करते हैं? वाटर को रूट्स के थ्रू सॉइल से लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस होगा जब भी किसकी बात करेंगे? हम लिक्विड फेज की बात करेंगे, सॉल्वेंट की बात करेंगे, और उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। दूसरा यहाँ पर हम लोग जैसे डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन में मैंने आपको क्या बताया कि सेल्स के अंदर जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मतलब उन पे कोई चार्ज नहीं है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, वो इजिली स्मॉल साइज के हैं, इजिली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डिफ्यूज करके सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं या सेल से बाहर चले जाते हैं। ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल या हम हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स कैन इजिली पास या इजिली डिफ्यूज तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। प्रॉब्लम कहां पर आती है? मैंने क्या बताया? न्यूट्रल और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल कैन इजिली पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। प्रॉब्लम कहां पर आती है? जब ये मॉलिक्यूल चार्ज हो, जब ये मॉलिक्यूल चार्ज हो या मॉलिक्यूल बिगर साइज का हो, तब वहां पर प्रॉब्लम आती है। कैसे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस होगा? वो क्रॉस होता है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपका डिफ्यूज हो जाता है किसके थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू। तो नेक्स्ट अभी हम लोग इसके बाद हम लोग इसके बारे में देखेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। यहां पर आपको नाम से समझ में आ रहा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसको हम लोग एडेड डिफ्यूजन भी कह सकते हैं। एडेड डिफ्यूजन मतलब किसी की हेल्प से डिफ्यूजन हो रहा है तो ये डिफ्यूजन, लेकिन किसी की हेल्प से डिफ्यूजन हो रहा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देयर इज समथिंग, सम सब्सटेंस और मॉलिक्यूल जो क्या कर रहा है? डिफ्यूजन को क्या कर रहा है? अलाउ कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये कब होता है? क्यों जरूरत पड़ी हमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की? मैंने अभी आपको बताया था कि सेल में कई तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं। जो न्यूट्रल स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं वो इजिली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? आपके चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जो नॉन पोलर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर उसको क्रॉस नहीं कर पाते। दे नीड अ स्पेशल टाइप ऑफ कैरियर प्रोटीन और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, और उनकी हेल्प से क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। उनकी हेल्प से क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। इस वजह से हम इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब आप पूछेंगे मैम ये कैरियर प्रोटीन एंड चैनल प्रोटीन क्या है? तो अभी जब मैंने आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको इंटीग्रल प्रोटीन बताई थी। इंटीग्रल प्रोटीन आर द प्रोटीन विच आर एम्बेडेड अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब वो थ्रू आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? एम्बेडेड होती हैं अपर सरफेस से लेके लोअर सरफेस। तो ये प्रोटीन्स क्या करती हैं? चैनल के फॉर्म में, कैरियर के फॉर्म में एक पैसेज फॉर्म करती हैं, जिसके थ्रू जो मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली डिफ्यूज नहीं हो पाते हैं वो क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। और कौन से मॉलिक्यूल डायरेक्टली डिफ्यूज नहीं कर पाते? पोलर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, इसके अलावा जो आपका ग्लूकोज हो गया, अमोनिया हो गया, ये डायरेक्टली इसको क्रॉस नहीं कर पाते। इनको किसकी जरूरत होती है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मे बी ऑफ टू टाइप्स, चैनल एंड कैरियर। चैनल प्रोटीन का मतलब प्रोटीन सिर्फ पैसेज प्रोवाइड कर दे रही, मॉलिक्यूल यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन में, यहाँ पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन।
आप इसको बहुत ध्यान से समझो, मैं क्या बोल रही हूँ, है यहाँ पर जस्ट लाइक आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक अलग रास्ता है मॉलिक्यूल्स के जाने का, बाकी है वो डिफ्यूज ही होगा। कंसंट्रेशन हायर से लोअर की तरफ ही होगा, क्योंकि आपको पता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट तो हायर टू लोअर ही होगा, बस पैसेज अलग होगा। और ये पैसेज प्रोवाइड कौन कर रहा है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, एंड दैट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में बी ऑफ कैरियर और चैनल प्रोटीन। कैसी हो सकती? कैरियर हो सकती, चैनल। कैरियर का मतलब कि वो मॉलिक्यूल जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो उसको आउटर टू इनर सरफेस पे क्या करे, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ले जाके ट्रांसपोर्ट करे, उसको बाइंड करे देन ट्रांसपोर्ट करे। यानी हम कह सकते हैं कि कैरियर प्रोटीन स्पेसिफिकली मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि चैनल प्रोटीन जो है वो मॉलिक्यूल को नॉन स्पेसिफिकली, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल अगर उस चैनल से क्रॉस कर जाएगा तो वो हो जाएगा, लेकिन कैरियर प्रोटीन स्पेसिफिक शेप होता है उसके पास, जो मॉलिक्यूल उस शेप में बाइंड कर पाएगा वही सिर्फ ट्रांसपोर्ट करेगा। तो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक शेप होती है, इस वजह से कैरियर प्रोटीन क्या करती है, स्पेसिफिक होती है, जबकि चैनल प्रोटीन कैसी होती है, नॉन स्पेसिफिक व्हेन इट कम्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं पोलर मॉलिक्यूल, पोलर चार्ज्ड मॉलिक्यूल cannot cross non-polar phospholipid bilayer they requires special type of protein, special type of transport protein to cross plasma membrane, इनको किसकी जरूरत होती है? स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत होती है मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू, बस रीजन क्या है? क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हमारी नॉन पोलर है, जिसकी वजह से इसको क्रॉस नहीं कर सकती। एंड प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कितने तरीके से हो सकती है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आर ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन सी? चैनल प्रोटीन और दूसरा कौन सा है? कैरियर प्रोटीन। चैनल प्रोटीन है, कैरियर। मैंने आपको बताया चैनल प्रोटीन क्या है, स्पेसिफिक नहीं है, ये कैसा है? नॉन स्पेसिफिक। इसका एक एग्जांपल अभी मैं आपको दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। नॉन स्पेसिफिक, या हम यहां पर लिख सकते हैं चैनल प्रोटीन सिंपली अभी हम नॉन स्पेसिफिक लिखते हैं, बाद में समझा दूंगी मैं। अभी नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, एंड ये कैसी होती है? मॉलिक्यूल स्पेसिफिक होती है, मॉलिक्यूल स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका जो एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल देख रहे हैं परमिएजेस। सेल में परमिएजेस प्रोटीन है जो कि कैरियर प्रोटीन है, और पोरिन्स पाई जाती है जो कि क्या है? फॉर एग्जाम्पल पोरिन्स कौन सी है? आपकी चैनल प्रोटीन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दो तरीके का सिस्टम बनाइए, इसको अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। दो तरीके की सिस्टम लगाइए। यहाँ पर आप क्या करिए, गार्ड बिठा दीजिए, एक बिल्डिंग है, यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, बिल्डिंग को आप सेल समझ लीजिए, बस आप समझ लीजिए बिल्डिंग क्या है, सेल है। यहाँ पर आप गार्ड बिठा दीजिए, और गार्ड का काम सिर्फ इतना हो कि वो वहां पर बैठा है और लोगों को रास्ता बता रहा है। लोगों को क्या बता रहा है? रास्ता बता रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे करके चले जाइए। वो ना कोई आइडेंटिफिकेशन चेक कर रहा है, कोई आइडेंटिटी चेक कर रहा है, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ रहा है और इस सेल के अंदर एंटर कर जा रहा है। सिर्फ वो पैसेज बता रहा है कि हाँ आपको ऐसे ऐसे जाके वहां पर जाना है।
तो पैसेज जब बता रहा है तो वो कौन सा काम कर रहा है, वो चैनल प्रोटीन। कोई भी मॉलिक्यूल जा सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल मतलब मैंने बताया कोई भी आदमी जा सकता है, कोई भी पर्सन जा सकता है, इसका मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जा सकता है। बात समझ में आ रही है। दूसरा हमने लिया, गार्ड को यहाँ पे बैठाया, सेल के अंदर जा रहा है, लेकिन अब ये गार्ड क्या कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन चेक कर रहा है कि किसके पास ये आइडेंटिटी है, सिर्फ वही जा सकता है, बाकी सब अंदर नहीं जा सकते। यानी वो मॉलिक्यूल, यहाँ पर जो कैरियर प्रोटीन होती हैं, जो परमीजेस होती हैं, वो ऐसी गार्ड्स हैं जो कि आइडेंटिटी को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं, आइडेंटिटी को। जो उस आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ शेप, जिस मॉलिक्यूल का शेप वैसा नहीं होगा वो इस कैरियर प्रोटीन में बाइंड नहीं कर पाएगी और उस वो मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन जो आपकी पोरेंस होती है वो सिर्फ पैसेज प्रोवाइड कर देती, कोई भी मॉलिक्यूल उसको क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। तो क्लियर हुआ आपको नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक। तो यहाँ पर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ही ट्रांसपोर्ट हो सकता है और यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, आपको समझ में आया। मैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को डायग्राम के थ्रू आपको बता दे रही हूँ। ये सपोज समझ लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पर ये प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, प्रोटीन्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर मैंने दो शेप की प्रोटीन दिखाई है। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक शेप है। कोई भी मॉलिक्यूल जो ट्रायंगुलर शेप का होगा सिर्फ वही एंटर कर पाएगा इस प्रोटीन के थ्रू, और यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल उसका शेप कैसा भी हो अगर इस चैनल को क्रॉस कर सकता है तो वो क्रॉस करके चला जाएगा नॉन स्पेसिफिकली। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कैरियर प्रोटीन का और ये चैनल प्रोटीन का। बट द मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्राइटेरिया जो है, जो प्री रिक्विजिट कंडीशन है वो क्या है कि जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा, पोलर चार्ज मॉलिक्यूल होगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया सोडियम आयन हो सकता है, पोटेशियम आयन हो सकता है, ग्लूकोज, अमोनिया, जितने भी आप सेल में देखें पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स हमेशा किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। ये क्या होगा आपका कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, और ये क्या होगा, चैनल प्रोटीन। कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी शेप का हो वो इसको क्रॉस करके यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर सिर्फ ट्रायंगुलर। टेंडेंसी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, हायर, क्योंकि डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन वर्ड लगा, पैसिव वर्ड लगा, तो हमेशा ट्रांसपोर्ट जो फ्लो होगा वो क्या होगा, हायर टू लोअर होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आई होप आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में क्लियर हुआ होगा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप देखेंगे कुछ मॉलिक्यूल सेल्स में ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं या फिर उनका साइज लार्ज होगा, तो उनका कैसे ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बल्क ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बल्क का मतलब होता है ज्यादा अमाउंट में, बल्क ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो बल्क ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दो तरीके से होता है। आपको पता है कि सेल के अंदर या तो कुछ जाएगा या सेल से बाहर आएगा, तो कोई भी अमाउंट अगर बल्क में सेल के अंदर जा रहा है तो इसका मतलब सेल उसको अंदर ले रही है, एंडोसाइटोसिस, और अगर सेल से बाहर रिलीज कर रहा है तो एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या हुआ, intake of substances
by infolding of plasma membrane into the cell is called एंडोसाइटोसिस। अब जो मटेरियल सब्सटेंसेस हैं वो दो फेज में हो सकते हैं, या तो वो लिक्विड फेज में हो या सॉलिड फेज में हो, डिपेंडिंग अपॉन द सॉलिड। जो सब्सटेंस है वो कैसा है, लिक्विड फेज में है या सॉलिड फेज में, एंटर दोनों कर रहा है। अगर लिक्विड फेज सॉलिड कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो हम उसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं, पिनोसाइटोसिस कहते हैं। और अगर सॉलिड फेज एंटर कर रहा है तो उसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। दे आर द टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस। सेल के अंदर intake of liquid is called pinocytosis, और intake of solid is called phagocytosis. Intake of liquid is called pinocytosis and intake of solid is called phagocytosis. Intake of liquid को यानी पिनोसाइटोसिस को हम लोग और क्या कहते हैं, सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं, सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड पार्ट क्या किया जा रहा है, एंटर कर रहा है सेल में। और इसको सेल ईटिंग भी कहते हैं, सेल ईटिंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड पार्ट जा रहा है। इनटेक ऑफ लिक्विड इज सेल ड्रिंकिंग, दैट इज पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। मैंने आपको क्या बताया, इट जस्ट लाइक आपका ये सेल है, सेल के कांटेक्ट में कोई भी सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस आ रहा है तो सेल इसको कैसे अंदर लेती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स बनाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स बनाती है, और इसमें ये मटेरियल भर जाता है और धीरे धीरे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इससे इनफोल्ड बना के ये ऐसे यहाँ से क्या हो जाती है, पिंच ऑफ हो जाती है। तो आप नेक्स्ट स्टेज में क्या देखेंगे कि जो बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था वो धीरे धीरे वहां से पिंच ऑफ होकर कहाँ पर आ जाएगा, सेल में आ जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन जो सब्सटेंस है वो क्या है, लिक्विड है या सॉलिड है, इस जो बैग है इसको हम लोग क्या देते हैं, अलग अलग नाम देते हैं। अगर इसमें लिक्विड है तो हम इसे पिनोसोम कहते हैं, क्या कहते हैं, पिनोसोम। और अगर इसमें सॉलिड है, अगर इसमें क्या है, सॉलिड है, तो हम इसे क्या कहते हैं, फैगोसोम कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फैगोसाइटोसिस क्या है, सॉलिड का इंटेक, फैगोसोम। द बैग विच कंटेन द सॉलिड पार्ट जो इनटेक होके अंदर आया है सेल की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फैगोसोम, और लिक्विड पार्ट जो लेके आया वो पिनोसोम। तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से आ रहा है, यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है जिसमें वो मॉलिक्यूल फिल होता है, एंड जब ये मॉलिक्यूल इसमें आ जाता है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से पिंच ऑफ हो जाती है, ये यहाँ से क्या हो जाएगी, पिंच ऑफ होकर सेल के अंदर आ जाएगी और यहाँ से ये जुड़ जाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन जो मटेरियल आया वो लिक्विड है या सॉलिड है, उसके बिहाफ पर हम इस बैग को क्या नाम देते हैं, अगर लिक्विड है तो पिनोसोम और सॉलिड है तो फैगोसोम। द बैग या वेसिकल which contain liquid called pinosome and इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, पिनोसाइटोसिस को मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। Intake of liquid, the vesicle containing liquid which pinched off from plasma membrane is called pinosome. In the same way मैंने आपको बताया, यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, फैगोसोम। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल अगर हम फैगोसाइटोसिस के देखें तो
अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो किसके थ्रू होता है, फैगोसाइटोसिस के। सिमिलरली हमारी बॉडी में WBCs पाई जाती हैं, वो पैथोजन को इनगल्फ करती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स आप लोग अगर बुक में पढ़ेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, एक्सोसाइटोसिस। रिमूवल ऑफ substances from the plasma membrane from the cell is called exocytosis. इसको हम लोग सेल वॉमिटिंग भी कहते हैं, सेल वॉमिटिंग भी कहते हैं, क्योंकि सेल से जो मटेरियल है वो क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। सेल से बाहर मटेरियल जा रहा है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, सेल वोमिटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वोमिटिंग। क्लियर हुआ आपको ये बात, सेल वोमिटिंग, रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। अब यहाँ पे समझो आप, ये सेल है, सपोज सेल सिंथेसाइज किया इसने कोई मटेरियल, इसे बाहर सिक्रीट करना है। सेल ने क्या किया, कोई मटेरियल सिंथेसाइज किया, अब इसे बाहर सिक्रीट करना है। मान लीजिए कोई हार्मोन सिंथेसाइज किया, अब इसे बाहर सिक्रीट करना है, तो ये वेसाइकल क्या करेगी, धीरे धीरे जाके इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वेसाइकल जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगी, और फ्यूज होने के बाद ये यहाँ से धीरे धीरे इस मटेरियल को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, एंड दैट इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट के मटेरियल है, कैसे एक जगह से दूसरे जगह मॉलिक्यूल सेल्स में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसके बारे में हमने देखा। आई होप आपको ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आया होगा। इनकेस अगर कोई डाउट है तो उसको हम लोग, आप लोग क्या बोलते हैं, जो आपका डाउट सेशन रखा गया है उसमें आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस लेक्चर। ओके, थैंक यू।